The last part of the lesson now, trade. So what is trade? It refers to the buying and selling of goods and services. अगर आप सामान खरीदते या बेचते हैं, that is known as trade. Trade can be classified into two categories, either external trade and internal trade. External trade is of three types: import, export and entrepot. Internal trade is of two types: retail trade and wholesale trade. We'll see them one by one. The first, external trade. The first type of trade is external trade. The trade that takes place between two or more countries is known as external trade. जब दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जो ट्रेडिंग होता है, that is known as external trade. Forms of external trade: import, export and entrepot trade. When I say export trade, it refers to the selling of goods and service from the native country to the foreign country. एक्सपोर्ट क्या होता है कि हम अपने देश से जब सामान को बाहर भेजते हैं दूसरे देश में, दैट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट. वी बिकम द नेटिव कंट्री, और जहाँ पे सामान भेजा जाएगा दैट इज़ योर फॉरेन कंट्री. ओके, दैट इज़ एक्सपोर्ट ट्रेड. देन इज इम्पोर्ट ट्रेड. That import trade is the purchase of goods and service from foreign countries in order to consume them in the native country. जब आप बाहर से कुछ अंदर लाएंगे यूज़ करने के लिए, तो जब हम चीज़ों को परचेज करते हैं दूसरी कंट्री से अपने देश में यूज़ करने के लिए, दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट. इम्पोर्ट का मतलब होता है परचेज करना फॉरेन कंट्री से, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना फॉरेन कंट्री को. ठीक है. देन यू हैव एंट्रपोर्ट. It involves importing goods from a foreign country with the purpose of exporting them to another country at a higher price. Entrepot एक नया कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे पहले तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, फिर हम यहाँ से दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं हायर प्राइस पे. दैट इज एंट्रपोर्ट. यानी एंट्रपोर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. देन यू हैव इंटरनल ट्रेड. The trade that takes place within the boundaries of a country is known as internal trade. Internal trade क्या है? ये वो ट्रेड है जो देश की बाउंड्री के अंदर होता है, यानी बिटवीन टू स्टेट्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और से अहमदाबाद एंड बड़ौदा. ओके, सो एनी टाइप ऑफ ट्रेड टेकिंग प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, देश के अंदर जो ट्रेड होता है दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स: होलसेल एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होगा? It refers to the buying and selling of goods in large quantities for the purpose of resale or intermediate use. These goods are purchased in bulk from the manufacturer and are later sold to retailers in relatively small quantities. Wholesale trade क्या है कि जहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स का, और वहाँ पर पर्पस होता है रीसेल का, यानी मैन्युफैक्चरर से किसी व्यक्ति ने खरीदा और उसी व्यक्ति ने फिर आगे दूसरों को बेचा. ये गुड्स को हमेशा बल्क में परचेस किया जाता है. जैसे आपके दुकानदार होते हैं, उनको एक पता है, एक गाड़ी आती है सामान देने के लिए, एक ट्रक आएगा, बालाजी का ट्रक आएगा, वो सामान उनको उतारने आता है स्पेशली. तो वो क्या है कि मैन्युफैक्चरर से उसने पहले डिस्ट्रीब्यूटर ने ख़रीदा, होलसेलर ने ख़रीदा, उसके बाद होलसेलर ने आगे सप्लाई किया. ठीक है. और फिर रिटेलर जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको खरीदते हैं. Second is retail trade. Refers to buying of goods and service in relatively less quantities, unlike that practice in the wholesale trade. Wholesale के अंदर जो wholesaler होगा वो भारी मात्रा में गुड्स को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से. अब रिटेलर क्या करेगा कि वो लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करेगा होलसेलर से. ओके, देन द रिटेलर सेल्स दिस गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर. ओके. Then you have auxiliary to trade, यानी what are the things that support trade. ठीक है. तो उसमें पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट. These are the things that support the trade or facilitates trade. We'll see them one by one. Auxiliary to trade क्या होता है? It comprises all trade related activities that facilitate the exchange of goods and services. ठीक है. वो क्या करता है कि सारी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उनको साथ में लाता है और फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस में मदद करता है.
टाइप्स हमने ऊपर देखे, उसी को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स। तो पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। एन एफिशिएंट बैंकिंग फैसिलिटी इंश्योर्स इजी एंड रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट टू बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स। बैंकिंग और फाइनेंस का मेन रोल क्या होगा कि बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को सस्ते में लोन्स प्रोवाइड करवाना, आसानी से उनको लोन्स मिलनी चाहिए या बैंक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ये उनका काम है। सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट्स एनेबल बिजनेसमैन to reach to a large number of potential buyers. This helps them in increasing their sales. एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा क्या होगा? पहली चीज़ तो ये है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बिजनेसमैन क्या करने की कोशिश करेगा कि कम समय में ज़्यादा कस्टमर्स को वो पहुंच सके। जैसे होर्डिंग लगवाना, टीवी में ऐड देना, ठीक है, एक समय पे हम हज़ारों कस्टमर्स को हम टारगेट करते हैं। इससे क्या होगा, आसानी से सेल्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपने सबको मैसेज दिया, उसमें से बहुत सारे लोग परचेस करेंगे ही, ठीक है। थर्ड इज वेयर हाउसिंग। ना वेयर हाउसिंग रिफर्स टू स्टोरिंग और प्रिजर्विंग गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। वेयर हाउसिंग क्या होगा कि जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं और उन्हें प्रिजर्व करते हैं, संभाल के रखते हैं कि जब तक उनको बेचा जाता नहीं है तब तक। प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद क्या करना, उसको आप वहाँ पर स्टोर कर देंगे एक जगह पे, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे वहाँ से आप उसको निकालेंगे। इट हेल्प्स बिजनेसेस टू स्टोर गुड्स एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन हो गया, अब उस गुड्स को रखना कहाँ पर है, तो वेयर हाउस या स्टोर हाउस वो जगह है जहाँ पर उसको रखा जाता है, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी गुड्स की हमें मार्केट में, तो वहाँ से हम उसको डिस्पैच कर सकते हैं। देन इज इंश्योरेंस। इट एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट वेरियस बिजनेस रिस्क। इंश्योरेंस क्या है, अलग अलग जितने भी बिजनेस रिस्क हैं उसके खिलाफ वो एक शील्ड का काम करता है। जैसे बाय पेइंग अ नॉमिनल प्रीमियम एट रेगुलर इंटरवल्स द लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आप अपनी किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जैसे हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, फिर अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे ही कंपनीज भी अपने अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करवाती है, अपने अपने हर चीज़ का इंश्योरेंस, पूरे बिजनेस का इंश्योरेंस करती है। जैसे कोई दुकानदार होगा वो अपनी शॉप का इंश्योरेंस करवाएगा, खास करके अगर आग वाग लग जाए तो भी उसको नुकसान नहीं होगा, उसको वो पैसा वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का लॉस अगर बिजनेस सफ़र करता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हादसा हो गया, सो दैट मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और वो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा क्यों दे रही है, क्योंकि आप उसे एक प्रीमियम भरते हैं, आप उसके इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं, इसीलिए। दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्या करता है, इट वाइडन्स द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ बिजनेस एंड एनेबल्स द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। वो क्या करेगा कि जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उनको फैलाता है किसी भी बिजनेस के लिए, और बड़ी आसानी से आप अपने गुड्स को वन रीजन टू अनदर रीजन आराम से बेच सकते हैं या तो खरीद सकते हैं। देन बिजनेस रिस्क। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क refers to the possibility that business may fail to earn sufficient profits or incur losses due to certain unforeseen circumstances which are beyond its control. बिजनेस रिस्क किसको रिफ़र करेंगे हम? एक ऐसी पॉसिबिलिटी को जहाँ पे ये चांसेस रहते हैं कि बिजनेस शायद फेल हो जाए, या शायद उसको सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, या फिर उसको हैवी लॉसेस सामना कर पड़ सकता है, क्योंकि आगे ऐसी कुछ परिस्थिति आएंगी जो उसने देखी नहीं है और वो उसके कंट्रोल के बाहर है। जैसे अर्थक्वेक आ जाना, आग लग जाना, ठीक है, तो उसको नुकसान होगा, उसमें बिल्डिंग धराशायी हो गई, गिर गई, तो अब क्या होगा। तो ऐसी ऐसी जो सिचुएशंस हैं, दे ऑल टुगेदर फॉर्म द बिजनेस रिस्क। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, बेसिकली दे कैन बी categorized into two main categories: speculative business risk and pure business risk. We'll see them. The first is speculative business risk. Speculative यानी अंदाजे वाली. It refers to an equal chance of earning profits and incurring losses. ये एक ऐसी सिचुएशन है कि शायद आपको 50% प्रॉफिट हो, 50% लॉस हो, यानी दोनों की पॉसिबिलिटीज़ फुल है, 100% प्रॉफिट या तो 100% लॉस, इस तरीके से। ठीक है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल फोर्सेस। हमने आगे देखा एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री हो गया, दिस आर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो किसी के कंट्रोल में होते नहीं हैं। देन यू हैव द प्योर बिजनेस रिस्क।
इट रिफर्स टू द चांस ऑफ इनकरिंग आइदर ओनली लॉसेस और नो लॉस एट ऑल। एक ऐसी सिचुएशन है या तो आपको पूरा लॉस हो रहा है या तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। इट इज़ आइदर कंप्लीट लॉस और नो लॉस, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट इन। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके से, तो सम फीचर्स इसके, पहली चीज़ है इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के साथ साथ रिस्क हमेशा रहता है। सो रिस्क इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क तो रहेगा ही, उसका एक फीचर है वो। एवरी बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर फेसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। बिजनेस चाहे कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स का हो, सिर्फ हर बिजनेस के अंदर रिस्क हमेशा रहती है। देन इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस, ऐसे सर्कमस्टांसिस जिसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। रिस्क यूजुअली इमर्जेस बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस। दिस अनसर्टनिटीज में अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म। पहला है ह्यूमन अनसर्टनिटीज सच स्ट्राइक्स एंड थेफ्ट। स्ट्राइक यानी हड़ताल, अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर गए, वो फैक्ट्री में काम करने नहीं जा रहे, तो यू आर इनकरिंग लॉसेस। चोरी हो गई तो नुकसान। सेकेंडली बिजनेस अनसर्टेनिटी सच एज प्राइस चेंज एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बदल गया, पेट्रोल का भाव जैसा है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ओके, तो बिकेगा नहीं भी बिकेगा। और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर सरकार ने तय किया कि इतना ही बेचना है, इतना ही बनाना है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। थर्डली यू हैव नेचुरल अनसर्टेनिटी सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, जो किसी के हाथ में होता नहीं है। और चौथा है अदर uncertainty such as political disturbance and fluctuation in exchange rate. When I say political disturbance, it means change of government, okay, कि अचानक से कोई सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई, तो एवरी गवर्नमेंट विल कम विद देयर ओन पॉलिसीज, ठीक है। और साथ साथ में एक्सचेंज रेट, अब हमारी करेंसी दुनिया के सामने कैसी है उसका एक वैल्यू तय होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट। जैसे अभी डॉलर के सामने रुपी हमारा 73 या 74 रुपीज़ है, $1 इज इक्वल टू 74 या 73 रुपीज़, ओके। एंड दिस एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, कभी बढ़ गया कभी घट गया, ओके। थर्डली it is directly related to profit. Profit is directly related to risk as profit is said to be the reward for undertaking risk. हमने आगे भी देखा है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो you have to take risks. If you take high risks and if you earn profit, that is your reward. So higher risk is equals to higher profits. Then degree of risk, यानी risk कितना बड़ा है. The degree of risk involved varies from business to business depending upon the nature of the business and the size of its operation. बिजनेस कैसा होगा, किस तरीके का रिस्क होगा, ये हर बिजनेस में अलग अलग, इट विल डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करेगा कि बिजनेस कितने साइज का है, कौन से प्रकार का है और वो कैसे ऑपरेट करता है। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, लेट अस सी द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। Basically, there are 4 causes: natural causes, economic causes, human causes, and other causes. Firstly, let us see natural causes. Unforeseen natural calamities such as earthquake, flood, and famine cause heavy and irreplaceable loss to a business. Natural cause कैसे हैं? वो किसी को पता नहीं है कब होने वाला है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है। और ये इस तरीके की कैलामिटीज़ है कि जहाँ पे आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और जो लॉस होगा वो इररिप्लेसेबल होगा, उसको आप रिप्लेस कर पाएंगे नहीं, वो लॉस हमेशा लॉस ही रहेगा। द बिजनेस रिस्क दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल एलिमेंट्स इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेस। और ये जो बिजनेस रिस्क है ये नेचर के द्वारा होता है, इसीलिए किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में ये रहता नहीं है। कब हो जाएगा किसी को पता नहीं है, कैसे होना वो भी किसी को पता होता नहीं। Second is economic causes. Now these causes are related to the uncertainties associated with changes in competitors' policies and change in price and consumers' preferences. ये जो है हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि everything depends upon price. तो इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होगा? Now these causes are related with uncertainties. पहले तो ये अनसर्टेन होता है और किसके साथ ये जुड़ा हुआ है? पहले तो कॉम्पिटिटर की चेंजिंग पॉलिसी। आप अगर जूते बना रहे हैं
तो सामने आपका एक और कॉम्पिटिटर है जो जूते बना रहा है, तो अगर वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर देता है तो उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी को ध्यान में रख के बनाई थी। जैसे और अगर किसी कारण से प्राइस में चेंज हो गया, आपको बदलना पड़ेगा, घट गई तो घटाना पड़ेगा, बढ़ गई तो बढ़ाना पड़ेगा। और फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर मान लो जैसे स्पोर्ट्स शूज़ है, मान लो उसका चलन खत्म हो गया और लोग सिर्फ फॉर्मल शूज़ ले रहे हैं, सो कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंजेस। आज उसको ये पसंद था, कल उसको पसंद नहीं है, या फिर कभी कभार मजबूरी में भी होता है कि कल पैसे थे इसलिए वो लेता था, आज पैसे नहीं इसलिए नहीं ले रहा है। ओके, सो दैट फॉल्स अंडर इकोनॉमिक कॉजेस। थर्डली, ह्यूमन कॉजेस। अब ये वो है जो इंसानों के कारण होता है। दिस कॉजेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। कैसे? केयरलेसनेस, मशीन के ऑपरेट को ध्यान नहीं रखा गया, मशीन ख़राब हो गई। स्ट्राइक्स हो गए, लोगों ने हड़ताल कर लिया, तो राइट्स यानी दंगे हो गए, है ना। जब दो गवर्नमेंट के बीच में दंगे होते हैं तो उससे सब कुछ बंद हो जाता है, मार्केट्स एंड एवरीथिंग इज क्लोज डाउन, शॉप्स आर लूटेड। ओके, दिस आर पार्ट ऑफ ह्यूमन कॉजेज। एंड देन यू हैव अदर कॉजेज. There are other causes also which are unpredictable and that can cause business risk. Example, political disturbance, exchange rate and interest rate fluctuation and budget amendments. ये हमने आगे देखा है, political disturbance और exchange rate। तो उसके अलावा बात होती है इंटरेस्ट रेट पे, यानी हमें कितने रुपए, हमने अगर किसी से पैसे लिए तो उसने हम पे कितना रुपए का इंटरेस्ट लगा दिया, कितने % इंटरेस्ट लगा दिया। शायद इंटरेस्ट ज़्यादा भरना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो फ्लक्चुएट्स या चेंजेस। एंड देन बजट अमेंडमेंट्स, हर साल सरकार बजट निकालती है और हर साल बजट के अंदर हर इंडस्ट्री के लिए, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो है ये भी हर बार चेंज होता है, अमेंडमेंट यानी चेंज। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच यू नीड टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. So these are certain factors which you need to consider before starting a business. Selecting the line of business, scale of the business, location, finance, plant layout, efficient manpower, physical requirement, dedicated workforce, tax planning and starting the enterprise. We'll see them one by one. The first is selecting the line of business. सब अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, उसकी एक पहली चीज़ है, आपको पहले ये तय करना होगा आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं. This is the foremost decision that involves choosing the kind of product that is to be produced. आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं. जूते बनाना चाहते हैं, मेडिसिन बनाना चाहते हैं, पानी की बॉटल्स बनाना चाहते हैं. You have to select the product that you need to make. Then analyzing its existing and future market demand. आपको ये भी साथ में देखना है कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी अभी मौजूदा मार्केट में स्थिति क्या है और फ्यूचर में मार्केट में उसकी डिमांड क्या रहेगी. क्या आपका प्रोडक्ट लंबे समय तक चलेगा, आपको ये एनालाइज करना होगा. और वो डिपेंड किस पे करता है, डिमांड पे. थर्डली, कंसिडरिंग प्रॉफिट मार्जिन. आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को बनाएंगे तो उससे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है. एंड देन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ टेक्निकल नो हाउ पोजेस्ड बाय द एंटरप्रेन्योर. उसके बाद होगा कि जो ये बिजनेस शुरू कर रहा है उस व्यक्ति के पास क्या उसका नॉलेज है या नहीं. तो लाइन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर आपको 4 चीज़ ध्यान में रखनी है. पहला, क्या बनाना है. दूसरा, फ्यूचर में और अभी उसकी मार्केट में डिमांड क्या है. तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा. और टेक्निकल नॉलेज कितना है. ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू सिलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस. सेकेंड इज स्केल ऑफ द बिजनेस. कितना बड़ा होगा. वंस द लाइन ऑफ बिजनेस इज सिलेक्टेड, the entrepreneur needs to decide whether he wants to operate his business on a large or small scale. उसको शुरुआत छोटे से करनी है या सीधा बड़ा खोल देना है. ओके, दैट ही हैज़ टू डिसाइड. थर्डली, लोकेशन. आपने लाइन सिलेक्ट कर ली, आपको करना क्या है. आपने उसकी साइज़ भी तय कर ली, बड़ा छोटा. अब उसकी बारी है लोकेशन की, आप उसको खोलेंगे कहाँ. एन अप्रोप्रिएट लोकेशन मस्ट बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज ईजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी. आपको अपना इन प्लांट वहीं पर लगाना चाहिए कि जो लोकेशन के पास आपको सारे फैक्टर्स आसानी से अवेलेबल हो. जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पावर हो गया, फिर स्टोर हाउसेज हैं, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन जैसा उसमें बताया गया है. ये सारी चीज़ें उस लोकेशन के आसपास अवेलेबल होनी चाहिए. यानी सारी अवेलेबल नहीं हो सकती तो मैक्सिमम इसमें से अवेलेबल वहाँ पर होनी चाहिए. अगर किसी जगह पे सारी चीज़ अवेलेबल है, that becomes your ideal location. Then finance. As finance is required for every aspect of business, therefore
Before starting a business, the feasibility of various fundraising alternatives must be carefully analyzed. हर बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. सो फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. हर बिजनेस के अंदर आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए. क्या वो मुझे परवड़ेगा, क्या वो मेरे बजट में आता है. ओके. और अगर पैसे मुझे चाहिए तो मेरे पास कहाँ कहाँ से सोर्स अवेलेबल है. आई शुड हैव दी ऑल्टरनेटिव्स कि जहाँ से मैं पैसा इकट्ठा कर पाऊँगा. आइदर आई इशू शेयर्स, आइदर आई बोरो एज अ लोन. ठीक है. So you need to carefully analyze your financial situation. Then there are certain physical requirements. These requirements include machinery, equipment, tools and technology that add to the efficiency of business. आपने लाइन सिलेक्ट कर ली, साइज तय कर लिया, लोकेशन देख लिया, फाइनेंस का हो गया. अब फिजिकली उसको आप तैयार करना है. आपको मशीनरी लगा दी, इक्विपमेंट ला दिए, टूल्स ले लिए, टेक्नोलॉजी आ गई. अब इसकी मदद से आप अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे. और आखिर में प्लांट लेआउट. आफ्टर द फिजिकल फैसिलिटीज़ हैव बीन टेकन केयर ऑफ. एक बार आपने सब चीज़ें खरीद ली, फिजिकली मशीन और सब ले लिया. द लेआउट ऑफ द प्लांट नीड्स टू बी फाइनलाइज्ड. आपको अब ये तय करना है कि आपका प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा. ओके. यानी आपको वो बिल्डिंग खड़ा करना है. देन एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड मैन पावर. बिजनेस आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, सब कुछ सेट कर लिया, अब उसको चलाने के लिए लोग चाहिए. सो यू रिक्वायर मैन पावर. कैसा मैन पावर होना चाहिए? एक तो एफिशिएंट और डेडिकेटेड. एफिशिएंट का मतलब होता है कि वो रिसोर्स का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, वेस्टेज बहुत कम हो. ओके. एंड यू शुड हैव अ डेडिकेटेड मैन पावर. यानी लोग आपका काम छोड़ के जाना नहीं चाहिए. अ कॉम्पिटेंट एंड ट्रेंड वर्कफोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस ऑपरेशंस. देन टैक्स प्लानिंग. अब आप सब कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो टैक्स भी भरना पड़ेगा. तो यू नीड टू मेक टैक्स प्लानिंग एज पर वेरियस टैक्स लॉज इन द कंट्री मस्ट बी डन केयरफुली. जैसा लॉज है देश के अंदर टैक्स को भरने को लेकर, उसी प्रकार से आपको भी अपना टैक्स प्लानिंग करना चाहिए. एंड देन फाइनली यू आर रेडी टू स्टार्ट द एंटरप्राइज और बिजनेस. आफ्टर कंसिडरिंग द अबाव मेंशन्ड फैक्टर्स एंड अकॉर्डिंगली टेकिंग अ सुटेबल डिसीजन, अ बिजनेसमैन कैन कमेंस द ऑपरेशन ऑफ हिज एंटरप्राइज. आपने अगर सब कुछ तय कर लिया है, साइज, लोकेशन, कौन क्या बनाना है वो तय हो गया, फिर फाइनेंस का सोर्स हो गया, रिसोर्स आ गए, फिजिकल हो गया, मैन पावर हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, अब आप एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं. और वहाँ पे आपका प्रोडक्शन या ऑपरेशन जो भी था वो शुरू हो गया. थैंक यू.